नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर में हिंदी भाषा की बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने शिक्षक भर्ती में हिंदी भाषा का सेलेक्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर सभी कंसेप्ट लेकर आए हैं। व्याकरण प्लस पेडागॉजी का कंसेप्ट है, यानी तैयारी भैया टारगेट 30 में से 30, यानी तैयारी 30 की हो रही है। हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो भैया तैयारी 30 की हो रही है और 30 में तैयारी हो रही, क्योंकि संस्कृत और हिंदी दो ऐसे आपकी भाषा है, यहाँ से अगर अधिकतम मार्क्स आपने अटेंड कर लिया तो सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों पहली क्लास है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप पीडीएफ फाइल नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले व्याकरण बताएंगे, ग्रामर के प्रश्न करेंगे कुछ, इसके बाद आपको शिक्षण शास्त्र के कहते हैं शुरुआत जो हमें आता हो उससे करना चाहिए। आप लोग बचपन से ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाय वर्ण कौन से होते हैं। दोस्तों आपकी हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर यह प्रश्न आ गए एग्जाम में आपके शिक्षक भर्ती में एमपीटीटी में कि अयोगवाय वर्ण कौन से हैं, पहचानिए दोस्तों अयोगवाय कौन से हैं, कौन सा ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अन और आहा ये दोस्तों अयोगवाय वर्ण कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का है ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों उच्चारण स्थान से एक प्रश्न पक्का रखा हुआ है, तो इन सभी यानी कि उच्चारण स्थान जितने भी आपके, इनको कंठस्थ कर लेना है। प्रश्न पूछा गया है ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान, तो ता वर्ग एक बार अपने से देखिए दोस्तों। उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए ध्वनियाँ या वर्णों का तो एक बार स्वयं मुख से अपने बोलिएगा। ता अगर बोलकर देखिए तो आप देखेंगे दंत, ठीक है, ता बोलेंगे तो जिह्वा जो है आपके दंत में टकराएगी, इसके बाद आपका तावर्ण निकलता है। तो तावर्ग ध्वनियों का उच्चारण स्थान दंत कहला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके दोस्तों 15 इसके बाद जो है 15 प्रश्न आपके हिंदी पेडागॉजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र के करने वाले हैं। तो वीडियो लाजवाब है, बहुत अच्छा रहेगी क्लास। क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है। दोस्तों ऐसा शब्द पहचानना है जिस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो, वह कौन सा ऑप्शन होगा। वह ऑप्शन है आपका क्या लिखा है, समालोचना। समालोचना में आपके एक से अधिक उपसर्ग हैं, ठीक है। एक तो पहले बात सम उपसर्ग निकल आएगा, दूसरा उपसर्ग क्या निकलेगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं दूसरा उपसर्ग क्या निकलेगा। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है, दुलारा में उपसर्ग कौन सा है। दुलारा में उपसर्ग है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, इसको तो सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। आंसर बहुत ही लाजवाब है कि दुलारा में उपसर्ग कौन सा होगा, तो दू यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को प्रश्न आ रहे होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो चैनल है यह शिक्षक भर्ती की तैयारी है दोस्तों, बहुत ही उम्दा और लाजवाब होने वाली है। क्योंकि जो हमें पता होता है शुरुआत अगर वहीं से करते हैं, यानी हमें ज्ञान से अज्ञानता की ओर जाना है। समझ लीजिए ज्ञान से अज्ञानता की ओर यह क्लास है कि आत थे में प्रत्यय है। जो आत थे शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होता है भैया, प्रत्यय क्या होगा, क्या ए है, अधेय है, ई है, कौन सा ऑप्शन होगा बेस्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों कमेंट करें। तो आत थे में प्रत्यय क्या हो जाएगा, ए प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। आते में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, ए प्रत्यय आप लोगों को लगा हुआ है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे दोस्तों अगर देवर को स्त्रीवाचक बनाना हो। प्रत्यय की बात की गई है, शब्द की बात नहीं की गई है, प्रत्यय बताना है। तो आई प्रत्यय होगा, आनी प्रत्यय होगा, आनी प्रत्यय होगा या आवर प्रत्यय होगा। तो देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो बेस्ट ऑप्शन होगा आनी। तो क्या हो जाएगा, देवरानी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न समूह से सही शब्द चुनकर लिखना। आप सही शब्द की पहचान करना है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वैदेही, वैदेही, चंचल, धोबी, भ्रष्ट। अब बताइए सही शब्द, शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। तो धोबी जो लिखा हुआ है ये आपका शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन चला जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। निम्न प्रश्न के बाद युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। उपाधि, उपाधि क्या लिखा है, उपाधि
और उपाधि दो है। अब इसका युग्म शब्द युग्म देखना है और सही अर्थभेद का चयन करना है। तो राइट ऑप्शन जाएगा पद और उपद्रव का। क्या है? उपाधि पद की होती है, लेकिन अगर उपाधि की बात आ जाए तो वह उपद्रव कहलाता है। उपाधि मतलब कोई एक पद कहलाता है कि इसने उपाधि प्राप्त कर ली, यानी कि उसने पद प्राप्त कर लिया। अगर उपाधि की बात की जाए तो यह उपद्रव में आता है। यह बंदर तो बहुत उपाधि है, यानी यह बंदर उपद्रव कर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न क्या है? अली, मधुप, मधुकर ये निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? अली, मधुप और मधुकर ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? बेस्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन जाएगा भौरा। भौरों के पर्यायवाची अली है, मधुप है और मधुकर है। ये आपके भौरों के पर्यायवाची है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों कि चांदनी का पर्यायवाची क्या होगा? चांदनी का पर्यायवाची देख लेंगे। क्या वह चांद होगा, शशि होगा, सोम होगा? दोस्तों चांदनी का पर्यायवाची है। चांदनी का पर्यायवाची क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। चांद होगा, ज्योत्सना होगा, शशि होगा या सोम होगा? कमेंट के माध्यम से बताएं चांदनी का पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों चांद का नहीं, मैंने चांदनी का पर्यायवाची पूछा है। किसका? चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विलोम शब्द का चयन करना है और रिक्त स्थान भरना है। शोषण करने वाला नहीं करता। जो शोषण करता है वह क्या नहीं करता? शोषक, पोषक, पोषण, पालन। तो शोषक करने वाला क्या नहीं करता है दोस्तों? तो वह आपका पोषण नहीं कर सकता। जो व्यक्ति शोषण करेगा वह पोषण आपका नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? पोषण नहीं कर सकता, क्योंकि वह पहले से ही आपका शोषण कर लेता है। ठीक है, तो पोषण करने की बात ही नहीं होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी लोग एक भावी राष्ट्र निर्माता के रूप में हैं। आप भावी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, और ये सभी आपके संभावित प्रश्न हैं या एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ऐसा कौन सा एक युग्म जो विपरीत अर्थ वाला नहीं है? विपरीतार्थक आपका युग्म नहीं है, यानी कि आपका निगेटिव प्रश्न हो गया। और 1 से 2 प्रश्न आउट ऑफ 30 में से निगेटिव प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए कंजूस और उदार ये विपरीत है। कंजूस का मतलब क्या होता है? कंजूस का मतलब दबा हुआ, ठीक है। और उदार का मतलब क्या होता है? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ऊंच नीच हो गया, ये विपरीत अर्थ वाला है, यानी कि आपको विलोम बता देना है। ठीक है। उत्थान और पतन हो गया, ठीक है। और लेकिन उदय और उग्र ये आपके सेम दिए हुए हैं, ठीक है, ये पर्यायवाची हो जाएंगे। तो विपरीत अर्थ वाला युग्म आपका सी ऑप्शन चला जाएगा, उदय और उग्र वाला। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न लाजवाब है। प्रश्न क्या है? तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव किसे कहते हैं दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। तद्भव की परिभाषा क्या होती है? तद्भव किसे कह सकते हैं? तो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को ही तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत से डायरेक्टली आपके हिंदी में रूपांतरित कर दिए जाते हैं वे आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत से उत्पन्न हुए क्या है? संस्कृत से जो डायरेक्टली होते हैं वो तत्सम होते हैं, और तत्सम में जो रूपांतरित शब्द को हिंदी में किए जाते हैं वह आपके तद्भव कहलाते हैं। इनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है तद्भव और तत्सम में दोस्तों, ठीक है। तो तत्सम आपके डायरेक्टली जो संस्कृत में शब्द होते हैं वही आपके हिंदी में जो यूज और उपयोग किए जाते हैं वह तत्सम कहलाते हैं, और तद्भव आपके रूपांतरित शब्द होते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख लेते हैं, और आपका यह 14वां प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम शब्द चुनना है। तत्सम शब्द कौन सा होगा जो आपके संस्कृत से, यानी कि संस्कृत में जो शब्द था वही डायरेक्टली आपके हिंदी में यूज किया, यानी प्रयोग किया जाने लगा, उपयोग किए जाने लगा। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो लिखा है चतुष्पद, ठीक है। चतुष्पद जो है आपके हिंदी में भी यही बोलते हैं और आपके संस्कृत में भी, तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? भीमराव अंबेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गोपाल स्वामी आयंगर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा भैया? सभी लोग कमेंट करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क में है, चाहे गूगल में सर्च करें चाहे जहां सर्च करें भैया, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। अब बात आती है आपके हिंदी शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की। तो आइए यहाँ पे देखेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र के आपके महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों देखेंगे बेहतरीन 15 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र के, यानी कि हिंदी पेडागोजी के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों,
क्योंकि आप व्याकरण बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, बच्चों को भी पढ़ाया होगा, लेकिन शिक्षण शास्त्र आपने केवल बीएड डीएड में ही पढ़ा है या कि आपने जो तैयारी की होगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। सुंदरम कक्षा 8 का छात्र है, उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा या व्याकरण की बारीकी जानकारी? दोस्तों, कक्षा 8 का छात्र सुंदरम जो है उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा भाषा प्रयोग की क्षमता। क्या होगा सबसे महत्वपूर्ण? भाषा प्रयोग की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से छात्रों के लिए प्रयुक्त दृश्य शब्द सामग्री है, यानी जो छात्रों के लिए दृश्य शब्द सामग्री उपयुक्त होती है वह कौन कौन सी होगी? तो आपका ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर यह दृश्य शब्द सामग्री कहलाएगी। ठीक है, कौन कौन? ब्लैक बोर्ड और आपका कंप्यूटर कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, अधिगम से तात्पर्य क्या होता है? दोस्तों, अधिगम से तात्पर्य होता है सीखना। क्या होता है? लर्निंग। अधिगम से तात्पर्य होता है सीखना होता है। अगला प्रश्न क्या है, ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? दोस्तों, अगर ग्राफ की बात की जाए तो आपका बेस्ट ऑप्शन बी के साथ जाएगा, केवल दृश्य सामग्री। ठीक है, ग्राफ क्या है? अगर मैंने यहाँ पे केवल आपको ये ग्राफ कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखे भरेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या? एक ग्राफ कहलाएगा। और यहाँ पे एक ऐसे लाइनिंग कर देंगे तो ये ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? केवल आप इसे देख सकते हैं कि यानी कि केवल दृश्य सामग्री होगी, क्योंकि ग्राफ बोलता नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, रूपरेखा अनुकरण विधि कौन से कौशल की होती है? लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल? तो रूपरेखा अनुकरण जो विधि होती है आपके लेखन कौशल की कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह रूप कौन सा होगा? दोस्तों, श्याम और राधा यानी एक बालक और बालिका एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो यह रूप क्या होगा? केवल मौखिक अभिव्यक्ति कहलाएगा। क्या होगा? बातचीत कर रहे हैं यानी क्या होगा? मौखिक अभिव्यक्ति कहलाएंगे। क्या कोई बुक से पढ़ के बात कर रहा है? क्या कोई मोबाइल से बात कर रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, केवल यही लिखा है कि श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो यह रूप आपका क्या हो जाएगा? केवल एक मौखिक अभिव्यक्ति होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके हिंदी शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है और संभावित प्रश्न है। दोस्तों, प्रश्न क्या है कि श्याम पट्ट को साफ करने की सही प्रक्रिया क्या होती है? श्याम पट्ट जो होता है दोस्तों, उसको अगर साफ करना हो, जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको अगर साफ करना हो तो कैसे साफ करेंगे? उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका क्या है? बाएं से दाएं। ठीक है, जो श्याम पट्ट को साफ करने का सही प्रक्रिया होता है, कहीं से भी आप कर लेते हैं, लेकिन शिक्षण शास्त्र के अनुसार जो सही क्रिया होती है, सही प्रक्रिया होती है श्याम पट्ट को साफ करने के लिए, बाएं से दाएं होती है। क्या है? बाएं से दाएं होती है। क्यों होती है भैया? आप लोग सभी लोग जानते हैं, लिखते कहाँ से हैं भैया? लिखते हैं आप लोग बाएं से दाएं ही हैं। आप लोग यहाँ शुरू करते हैं, फिर दाएं तरफ जाते हैं। जब बाएं से दाएं लिखना शुरू करते हैं, बाएं से दाएं की ओर, तो मिटाना भी आप लोग बाएं से दाएं की ओर ही अच्छा प्रक्रिया और उपयुक्त प्रक्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया का लक्षण है। डिसलेक्सिया का लक्षण क्या है? केवल वर्णमाला अधिगम में कठिनाई है, केवल वर्तनी दोष में पीड़ित होना है, या केवल एकाग्रता में कठिनाई है? डिसलेक्सिया का लक्षण है दोस्तों, डिसलेक्सिया का लक्षण है वर्णमाला के अधिगम में कठिनाई होना, वर्तनी दोष से पीड़ित होना और एकाग्रता में कठिनाई। ये उपरोक्त सभी होगा। डिसलेक्सिया के लक्षण ये तीनों हैं, यानी बेस्ट ऑप्शन डी के साथ जाएगा। सभी मेरे शिक्षक बंधुओं, भाई बहनों को, गृहिणी को एक बार दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों, आपके अपने शिक्षा जगत के चैनल, शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर कि भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। जो भाषा है उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपका बेस्ट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं।
भाषा वह साधन है दोस्तों जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं, आस्था को व्यक्त करते हैं, अपने कर्तव्यों को व्यक्त करते हैं, या विचारों को, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं भैया? अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। बेस्ट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है। सुनना जो है भाषा विकास का निम्न चरण कौन सा कहलाता है? देखिए, सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है जो प्रथम चरण कहलाएगा। क्या है? सुनना भाषा विकास का निम्न चरण कौन सा होगा? तो सुनना भाषा विकास जो होगा प्रथम चरण कहलाएगा। कौन सा चरण होगा? प्रथम चरण कहलाएगा। लेकिन सभी लोग जानते हैं भैया, श्रवण जो होता है पहला होता है। श्रवण यानी सुनना पहला होता है, और अंतिम क्या होता है? लेखन होता है। लिखना क्या होता है? अंतिम होता है। ये सभी लोग जानते हैं। ये दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानना है दोस्तों। अगर वाकई में शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, सरकारी अध्यापक बनना है, सरकारी शिक्षक बनना है, और राष्ट्र निर्माता के सहयोग में अपना योगदान देना है शिक्षक के रूप में। प्रश्न है, गणितीय कौशल संबंधी विकार कौन सा होता है? अब आप बोलेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र में गणित का प्रश्न आ गया। दोस्तों, यह शिक्षण शास्त्र है, और गणितीय कौशल संबंधी जो विकार होता है वह होता है समय सारणी बनाने में कठिनाई। अगर बच्चा सही ढंग से समय सारणी नहीं बना पाता है तो वह गणितीय कौशल संबंधी विकार का कहलाता है, या वह उससे अक्षमता कहलाता है। समय सारणी बनाने में कठिनाई आना बच्चे को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पठन का अर्थ क्या होता है? पठन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो पठन का अर्थ होता है सस्वर और मौन वाचन। पठन का अर्थ होता है एक सस्वर और दूसरा मौन वाचन। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। स्क्रीन पर लाजवाब प्रश्न आ रहे हैं, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, और आपके सिलेबस के आधार पर है, संभावित प्रश्न है। और प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना कार्य है। किसका कार्य है भैया? किसका कार्य है दोस्तों? राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना, यह कार्य भाषा का है। किसका है? राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना, यह दोस्तों आपका भाषा का कार्य कहलाएगा। और आज की वीडियो का यानी पहली क्लास का लास्ट प्रश्न है, 15वां प्रश्न है शिक्षण शास्त्र का, हिंदी पेडागोजी का, कि निम्न में से बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं। देखिए दोस्तों, बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियां होती हैं, शब्द उच्चारण संबंधी त्रुटियां होती हैं, वर्तनी संबंधी त्रुटियां होती हैं, वाक्य संरचना संबंधी त्रुटियां होती हैं, लेकिन पाठ वस्तु को ग्रहण करना में यह त्रुटि नहीं होती है बच्चों में। तो कौन सा हो जाएगा? निगेटिव प्रश्न था तो निगेटिव आंसर होगा। तो आपका पहला ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन 2 सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों बेहतरीन 15 प्रश्न। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही क्लासेज, इसके बेस्ट क्लासेज देखना चाहते हैं तो ज़रूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूट्यूब में सर्च करे जाने वाला दोस्तों आपका जायसवाल कोचिंग सेंटर बन चुका है। ये आप लोगों का प्रेम स्नेह है दोस्तों, जो आप लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षक भर्ती में अगर बेहतर स्कोर करना है, सिलेक्शन पाना है, एक सरकारी सीट पाना है, तो जायसवाल कोचिंग सेंटर सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं आपके सिलेबस के आधार पर ही होते हैं, और एग्जाम में संभावित प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग राष्ट्र निर्माता में सहयोग करने जा रहे हैं। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक हैं, और सभी दोस्तों यही उम्मीद करते हैं कि बस आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, और आपका सपना पूरा हो। और आपके सपने के साथ साथ हमारा भी सपना है भैया, कि हमारा सपना शिक्षक हो अपना। जय हिंद दोस्तों।